हेलो बच्चों, कैसे सभी लोग। बच्चों आज की क्लास में हम कक्षा 10 गणित अध्याय 2 बहुपद में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है बहुपदों के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध, या आप कह सकते हैं बहुपदों के गुणांकों तथा शून्यकों के बीच संबंध, है ना। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं कि बहुपद के गुणांक और बहुपद के शून्य कैसे आपस में संबंधित होते हैं, उनके बीच में क्या रिलेशन होता है और ये रिलेशन आया कहां से, इसको भी यहां पर हम समझने की कोशिश करेंगे। यानी कि अभी तक रिलेशन तो आपको मालूम होगा, किताब अगर किसी ने पढ़ी है, किसी ने अध्याय 2 पढ़ा है तो आपको अच्छी तरह इसका रिलेशन मालूम होगा, लेकिन फिर भी यहाँ रिलेशन में थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। उसके बाद मैं ये समझाने की कोशिश करूंगा कि ये रिलेशन आया कैसे, ये रिलेशन बना कैसे, ताकि आपको इस रिलेशन को याद रखने में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो और आपको हमेशा याद रहे। ठीक है बच्चों, तो आइए आगे बढ़ते हैं। इसके लिए हम एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं बच्चों। उदाहरण किसका? उदाहरण एक बहुपद का। मान लीजिए आपके पास एक बहुपद है ax² + bx + c। तो यहां पर बच्चों गुणांक क्या है, यहां पर आप गुणांक देखेंगे तो देखिए x² का गुणांक, यहां पर अगर आप लिखें x² का गुणांक यहां पर क्या है, वो है a। अगर मैं बात करूं x का गुणांक, x का अगर मैं गुणांक लिखूं यहां पर तो वो क्या है आपका, वो है आपका b। और यहां पर एक अचर पद भी है, आप देखेंगे अचर जो पद है वो क्या है, वो है आपका c, जो कि आपका एक अचर पद है। ये तीनों ही बच्चों वास्तविक संख्याएं होती हैं। क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं। और x क्या है यहां पर, इस बहुपद में चर है। ठीक है बच्चों, हम ये देखते हैं यहां पर, मान लीजिए इसके शून्यक हैं, माना शून्यक, माना इसके शून्यक अल्फा तथा बीटा है। अल्फा और बीटा, यहां पर किसी भी तरीके से आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये जैसे ए बी सी है वास्तविक संख्या, ऐसी अल्फा बीटा कोई भी वास्तविक संख्याएं हो सकती हैं। अल्फा और बीटा कोई भी वास्तविक संख्याएं हो सकती हैं। ये बिल्कुल इसी तरह जैसे ए बी सी से हम गुणांकों को डिनोट करते हैं, दर्शाते हैं, वैसे ही हम शून्यकों को अल्फा और बीटा से दर्शाते हैं। अल्फा बीटा यहाँ पर कुछ भी अलग चीज नहीं है, बस ये एक चिन्ह है आप कह सकते हैं, जो कि इन मानों को दर्शाती है। हमने यहाँ पर ए बी क्यों नहीं लिया? क्योंकि ए बी सी ऑलरेडी यहाँ पर ले रहे हैं, तो ए और बी और सी नहीं लिया हमने। हम एम एन ओ भी एम एन ले सकते थे, यहाँ पर नहीं लिया, नहीं लिया, हमारी मर्जी, अल्फा और बीटा ले लिया। दिक्कत क्या है? ठीक है बच्चों, चलिए यहाँ तक तो बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए, ये अल्फा और बीटा देख के बिल्कुल भी आपको डरने की जरूरत है, बहुत छोटी सी चीज है, बस ये शून्यकों को दर्शाते हैं। ठीक है बच्चों, अभी हमें समझना क्या है कि इन गुणांकों और इन शून्यकों के बीच किस तरह का संबंध है, क्या संबंध है। तो आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। चूंकि अल्फा क्या है, इसका शून्यक है, यानी कि अगर इस बहुपद को आप क्या मान लें, इस बहुपद को अगर px मान लें, बात समझ में आई? अगर आप इस बहुपद को px मान लेते हैं और आप देखते हैं कि अल्फा और बीटा क्या है, इसके शून्यक है, इसका मतलब है कि आपका p अल्फा क्या आएगा, शून्य आएगा। यानी कि इस बहुपद में अल्फा का मान रखेंगे तो शून्य होगा। बिल्कुल इसी तरह आपका क्या होगा, p बीटा क्या होगा, शून्य होगा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा बच्चों। अब एक बात बताइए, एक बात याद करिए कि कक्षा 9 में आपने गुणनखंड प्रमेय पढ़ा है, जहां पर आप जानते हैं, जहां पर आपने पढ़ा है कि यदि pa 0 होता है तो x - a क्या होगा, उस बहुपद का गुणनखंड होगा। पढ़ा है ना? क्योंकि आप जानते हैं कि pa से, शेषफल प्रमेय में आपने पढ़ा था, pa से आपका शेषफल आता है, और जब शेषफल शून्य हो, इसका मतलब है भाजक जो है वो भाज्य को पूरी तरह विभाजित करता है। शेषफल शून्य होने का यही मतलब है ना। तो वही बात है बच्चों, यहां पर अगर p अल्फा 0 आ रहा है, इसका मतलब x - अल्फा, इसका मतलब क्या है, x - अल्फा, है ना, तथा x - बीटा क्या होंगे, px के गुणनखंड होंगे। क्या होंगे? px के गुणनखंड होंगे। बात समझ में आई? इसका मतलब x - अल्फा तथा x - बीटा px के गुणनखंड होंगे। होंगे या नहीं होंगे? ये बात क्लियर है बच्चों? ये बात क्लियर है? फिर से सुन लो मेरी बात ध्यान से, कि चूंकि इस बहुपद का मान अल्फा पर शून्य हो रहा है तो x - अल्फा इसका गुणनखंड होगा। कक्षा 9 में गुणनखंड प्रमेय से ये हम प्राप्त कर रहे हैं रिजल्ट। अगर आपने गुणनखंड प्रमेय नहीं पढ़ा है बच्चों, तो इसी YouTube चैनल पर आपको गुणनखंड प्रमेय
मिल जाएगा, आप पुरानी वीडियोस में जाकर सर्च कर सकते हैं और आप उसे अच्छे से पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ बच्चों बिल्कुल वैसे ही पी बीटा भी 0 हो रहा है, इसलिए x माइनस बीटा भी क्या होगा, इस पी एक्स का गुणनखंड होगा। अब यहां ध्यान से देखिए, चूंकि बच्चों ये बहुपद द्विघात बहुपद है और ये एक रैखिक बहुपद है और ये एक रैखिक बहुपद है और इन दोनों रैखिक बहुपद में कुछ भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसका मतलब क्या है बच्चों, ये भी इसका गुणनखंड, ये भी इसका गुणनखंड और इनमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं। इसका मतलब इन दोनों का जो प्रोडक्ट यानी कि इन दोनों का गुणनफल होगा वो भी इसका गुणनखंड होगा। कैसे, नहीं समझ में आया ना, मैं समझाता हूं। मान लीजिए 12 है आपके पास, 2 इसका गुणनखंड है या नहीं है, हाँ बिल्कुल है। 3 इसका गुणनखंड है या नहीं है, हाँ वो भी है। 2 और 3 में क्या कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है, नहीं है ना, इसलिए 2 गुणा 3 जो कि क्या होगा, 6 होगा, ये भी इसका गुणनखंड होगा। ठीक है बच्चों, शर्त यही होनी चाहिए कि इनके बीच में कुछ उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, नहीं तो ध्यान से देखिए, अब देखिए यहां पर 2 इसका गुणनखंड है या नहीं है, बिल्कुल है। ठीक है, 6 इसका गुण, 6 मत लीजिए, मान लीजिए मैं ले लेता हूं यहां पर 4 इसका गुणनखंड है नहीं है, है ना। तो ध्यान से देखिए 2 और 4 के बीच में उभयनिष्ठ गुणनखंड भी है, इसलिए 2 गुणा 4 यानी कि 2 गुणा 4 यानी कि 8 इसका गुणनखंड हो, ये जरूरी नहीं है। ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है, ये प्रॉब्लम इसलिए आ रही है क्योंकि आपने दोनों संख्याएं ऐसी ली थी जिनके बीच में उभयनिष्ठ गुणनखंड हैं, लेकिन जब कभी ऐसा होगा दोनों के बीच उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं, तो दोनों का गुणनफल भी उसका गुणनखंड होगा। बात समझ में आ गई। यानी कि बिल्कुल वैसे ही, चूंकि इन दोनों के बीच में कुछ भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, देखिए कुछ भी कॉमन नहीं है इन दोनों के बीच में, है ना, तो इन दोनों का गुणनफल भी इसका गुणनखंड होगा। यानी कि ध्यान से सुनिए, यानी कि जब मैं ax² प्लस bx और प्लस c का गुणनखंड करूंगा तो इस गुणनखंड में कहीं ना कहीं x माइनस अल्फा और कहीं ना कहीं x माइनस बीटा आएगा, आएगा नहीं आएगा। अब एक बात बताइए, इन दोनों को गुणा करने पर आपको क्या मिल रहा है, द्विघात बहुपद मिल रहा है और ये ऑलरेडी द्विघात बहुपद है। यानी कि अब यहां पर जो इसके साथ में और कोई संख्या अगर है तो वो कोई बहुपद नहीं होगा, वो क्या होगा, वो एक वास्तविक संख्या होगी। क्योंकि अगर आपने एक रैखिक बहुपद भी ले लिया, यानी कि अब यहां पर जो भी बहुपद लेंगे आप उसकी घात 0 होनी चाहिए, क्योंकि यहां द्विघात है, त्रिघात नहीं है। तो यहां द्विघात इसी में पूरा हो जाएगा। अगर आपने एक रैखिक बहुपद भी यहां ले लिया तो इसकी घात 3 हो जाएगी, आपने यहां द्विघात बहुपद लिया तो इसकी घात 4 हो जाएगी गुणा करके। पता है ना आपको, जब आप 2 बहुपदों को गुणा करते हैं तो जो नया बहुपद आता है ना, नया बहुपद, वो इन दोनों बहुपदों के घातों के योग जो आता है ना, वो नए बहुपद की घात होती है। यानी कि एक द्विघात बहुपद को एक द्विघात बहुपद से गुणा करेंगे तो एक 4 घात वाला बहुपद आएगा, एक द्विघात बहुपद को एक रैखिक बहुपद से भाग करेंगे तो एक 3 घात वाला बहुपद आएगा। बात क्लियर हो रही है, ये समझने वाली बात है बच्चों। तो ये तो द्विघात पूरा हो गया ना, उसके गुणा में जो आएगा ना वो k हो, k लिख सकते हैं, k मतलब कोई भी संख्या, कोई भी वास्तविक संख्या। k यहां पर क्या है, कोई भी वास्तविक संख्या, 0 को छोड़कर, 0 नहीं लेना क्योंकि ये पूरा 0 हो जाएगा नहीं तो k क्या है, 0 को छोड़कर कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है, यानी कि आप यहां पर k लिख सकते हैं। समझ में आया। क्योंकि बच्चों ये एक गुणनखंड है, ये गुणनखंड है, ये दोनों मिला के पूरा बहुपद, इसकी गारंटी नहीं है। जैसे 12 के केस में मैंने कहा 2 उसका गुणनखंड है, 3 उसका गुणनखंड है, तो मैंने कहा 2 गुणा 3 भी उसका गुणनखंड है, यही कहा ना मैंने। यानी कि 6 भी इसका गुणनखंड है। इसका मतलब ये थोड़ी कि ये 12 6 के बराबर है, इसका मतलब ये है कि 12 बराबर k गुणा 6 लिखा जा सकता है। इसका मतलब ये यानी कि 12 के गुणनखंड में 6 आ गया, लेकिन जरूरी नहीं ना कि 12 ही 6 के बराबर हो, कुछ हो सकता और भी हो गुणा में, क्योंकि ये तो सिर्फ गुणनखंड है, ये साबित हुआ है। 6 12 का गुणनखंड है, बराबर है, ये साबित तो नहीं हुआ। तो इन दोनों का गुणनफल इसका गुणनखंड है, तो ठीक है, गुणनखंड है तो गुणनखंड में आना चाहिए, यानी कि गुणा में कुछ और भी हो सकता है। यानी कि k यहां पर हमने मान लिया। हमने यहां पर कोई बहुपद इसलिए नहीं लिया क्योंकि इसकी घात बढ़ जाती है और घात पहले से ही द्विघात बन रही है। देखो ना, ये रैखिक बहुपद, ये रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद बन जाएगा, तो एक वास्तविक संख्या ही होनी चाहिए। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो बच्चों ये हो सकता है, देखिए इसके गुणनखंड, यानी कि जब गुणनखंड करेंगे तो दोनों गुणनखंड में मिलेंगे बस, और मान लिया कोई वास्तविक संख्या k है। तो बढ़ते हैं आगे। जब यहां से आगे हम बढ़ेंगे तो बच्चों यहां पर देखिए क्या मिलेगा आपको, यहां पर आपको मिलेगा ax² प्लस bx
प्लस सी, और यहां पर आपको मिलेगा के, और यहां पर एक्स स्क्वायर, यहां पर एक्स को माइनस बीटा से गुणा करेंगे तो माइनस बीटा एक्स, फिर माइनस अल्फा को एक्स से करेंगे तो माइनस अल्फा एक्स, और माइनस अल्फा को माइनस बीटा से करेंगे तो प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, अगले पद में क्या हो जाएगा, के तो ऐसा का ऐसा ही रह गया, ये एक्स स्क्वायर, इसको थोड़ा सा सीधा करके अगर लिख दें, या कह सकते हो आप माइनस बाहर ले लिया और एक्स भी बाहर ले लिया कॉमन में, तो यहाँ क्या बचा, प्लस का बीटा और प्लस का अल्फा, और यहाँ पे अल्फा बीटा। यहाँ पर आप और ज्यादा आगे बढ़ेंगे तो ध्यान से देखने पे आपको मिलेगा कि एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर एक्स और यहाँ पर अल्फा बीटा। बात क्लियर है? और इस तरफ क्या है आपका, इस तरफ आप ध्यान से देखेंगे वही आपका बहुपद, और क्या होगा। ठीक है, एक पद और करते हैं, फिर आगे इसको समझने की कोशिश करते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर यहाँ पर के एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस के अल्फा प्लस बीटा एक्स, और प्लस यहाँ पर के, और यहाँ पर अल्फा बीटा। मैंने क्या किया बच्चों, मैंने यहाँ पर के को दोनों तरफ गुणा कर दिया, के को दोनों तरफ गुणा कर दिया। अब देखिए, चूंकि ये दोनों बहुपद बराबर हैं तो हम इसके गुणांकों को देखते हैं, गुणांकों की तुलना करते हैं। मैं यहां लिख सकता हूं गुणांकों की तुलना करने पर, ध्यान से देखिए, मैं यहां लिख सकता हूं गुणांकों की तुलना करने पर, तुलना करने पर क्या होगा, जरा देखिए ध्यान से। ये जो a है ये k के बराबर होगा, चलिए अगले पेज पर लिख लेते हैं। ये जो a है वो k के बराबर होगा, बहुत अच्छी बात है। अब ये देखिए, जो b है किसके बराबर होगा, यहां पर x है, यहां भी x है, x के अलावा यहां b बचा, और x के अलावा यहां पर माइनस के अल्फा प्लस बीटा है, तो b किसके बराबर हो गया, b बराबर हो गया माइनस के अल्फा प्लस बीटा। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद आप देखेंगे c किसके बराबर है, के अल्फा बीटा, c किसके बराबर है, के अल्फा बीटा। अब यहां पर आ गई समझने वाली बात, फाइनली समझने वाली बात बच्चों। अब आप देखेंगे चूंकि के ए के बराबर है तो आप यहां ए लिख सकते हैं, चलिए लिख लेते हैं। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है, ये समीकरण 3 है। अब देखेंगे ध्यान से आप, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से क्या होगा बच्चों, समीकरण 1 तथा 2 से क्या होगा, ध्यान से देखना, इन दोनों को मिलाएंगे, के बदले ए लिखेंगे तो ये b बराबर हो जाएगा माइनस ए अल्फा प्लस बीटा, और माइनस ए इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा b बट्टे ए बराबर अल्फा प्लस बीटा। लेकिन यहाँ ये माइनस है, माइनस आप कहीं भी लिख सकते हैं, नीचे, ऊपर या बीच में, तो आप लिख सकते हैं इसे माइनस b अपॉन ए, यानी कि आपको यहाँ पर दिखा कि अल्फा और बीटा यानी कि शून्यकों का योग माइनस b बट्टे ए होता है, जो कि बहुपद में क्या होता है, आप जानते हैं बहुपद में क्या था। चलिए इसको भी हम लिखेंगे, लेकिन इससे पहले हम समीकरण 1 और 3 को भी ले लेते हैं। अब मैं यहां पर लिखूंगा समीकरण 1 तथा 3 से। आपको समीकरण 1 तथा 3 से क्या मिलेगा, आप फिर से देखेंगे, के को आप ए लिख सकते हैं, तो आपको मिलेगा c बराबर ए अल्फा बीटा, यानी कि अल्फा गुणा बीटा जो मिल रहा है आपको वो c बट्टे ए मिल रहा है। अब इन दोनों की बात करें तो मैं फाइनली कंक्लूजन अगर लिख के दूं आपको बच्चों, मैं कंक्लूजन अगर यहां पर लिख दूं तो b क्या था, आप बताइए b क्या था। आप b देखेंगे किस क्या था, जरा यहां पर देखते हैं, b था आपका x का गुणांक, यानी कि आप लिख सकते हैं, यहां पर x का गुणांक। चलिए अगले पेज पे यही लिखते हैं, यानी कि माइनस और यहां पर x का गुणांक, और बट्टे में क्या लिखा था आपका a लिखा था ना, यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक, क्या, एक्स स्क्वायर का गुणांक, जो कि किसके बराबर होता है, जो कि किसके बराबर है आपका, अल्फा प्लस बीटा, यानी कि शून्यकों का योग। क्या है, शून्यकों का योग। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह बच्चों यहां पर अगर बात करें तो यहां c यानी कि अचर पद, अचर पद
बट्टे में वहां क्या है, वहां भी बट्टे में a है आपका, यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक। क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। और ये बराबर किसके है बच्चों, ये बराबर किसके, अल्फा गुणा बीटा, यानी कि शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो बच्चों ये था आपका रिजल्ट। आपने देखा कितनी आसानी से और कितनी सरलता से हमने इसको बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल तरीके से डिराइव कर लिया। था ना बच्चों मजेदार कॉन्सेप्ट। तो बच्चों इसी तरह के और कॉन्सेप्ट्स के लिए, इसी तरह के और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए आपके सामने अगर आप चाहते हैं कि मैं एक्सप्लेन करूं, तो बच्चों वीडियो को लाइक करिएगा और जितना हो सके शेयर करिएगा। बच्चों इस वीडियो के, यानी कि इन वीडियोस के जो मैं अपलोड कर रहा हूं लगातार, इन वीडियोस के व्यूज और इन वीडियोस के शेयर्स और इन वीडियो के बच्चों ये कह लो जो आपकी पसंद है, जो आपका प्यार है इसके लिए, यही आगे निर्धारित करेगा, यही आगे डिसाइड करेगा कि इस तरह की मैं कितनी वीडियो और अपलोड करूं। ठीक है बच्चों, तो जितना हो सके ज़्यादा इसको शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बच्चों, धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।